हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑप्टिंग क्लासेस। तो हम जेई के एडवांस क्वेश्चन कर रहे थे, ये पार्ट 3 है उसका। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो था वो एडवांस 2017 में है, या कि मल्टीपल करेक्ट है। अगेन मल्टीपल करेक्ट में फंसते हैं बच्चे, तो बहुत ध्यान से डीप नॉलेज। अब क्वेश्चन क्या करेगा, पढ़ते हैं। कहता फॉर अ सॉल्यूशन formed by mixing liquids L and M, दो liquids थे, एक M, the vapor pressure of L is plotted against the mole fraction of M। ध्यान सुनिएगा, कहता वेपर प्रेशर जो L का था किसके अगेंस्ट प्लॉट किया गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ M के। ठीक है, मतलब अगर हम ग्राफ पे देखें एकदम से, तो ये PL वर्सेस कौन होगा, XL। उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने यहाँ पे XL लिखा हुआ है। ये आप क्वेश्चन में डिटो क्वेश्चन है बच्चे, उन्होंने यहाँ पे एक्सेल लिखा है, लेकिन उन्होंने कहा क्या कि मोल फ्रैक्शन एम के अगेंस्ट है। तो ध्यान से, जैसे ही इसका मतलब ये होगा एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन होगी किसकी, एम की। उन्होंने वैसे एक्सेल लिखा है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। ये पीएल है, तो मतलब एक्सएम इस तरफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब एक्सएम यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे एक्सएम 0 होगा। हमने प्लॉट करेंगे तो देख के, फिर एक्सएल यहाँ पे 0 होगा, एक्सएल यहाँ पे 1 होगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। इन द सॉल्यूशन शोन फिगर, ये सब वैल्यू बताई गई है, एक्सेल कौन है, एक्सेल कौन है। पूछ क्या रहा है हमसे, करेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू दिस सिस्टम इज आर। कौन सी स्टेटमेंट इस सिस्टम के लिए सही होगी। तो चेक करते हैं। पहला ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन में हमें पहले ऑप्शन ही पढ़ना है बच्चे। जैसे ऑप्शन पढ़ेंगे हम अपनी जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करेंगे कि सही है नहीं है। ठीक है, बार बार हर बार एक एक आपका जो ऑप्शन उसको पढ़ना है। ठीक है, कहता अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन एल इन प्योर लिक्विड एल एंड एम इन प्योर लिक्विड एम। क्या कहता, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कहता इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्योर लिक्विड एल में और प्योर लिक्विड एम में आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन एल एंड एम। कहता वो स्ट्रॉन्गर होंगी जो एल एम आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनसे स्ट्रॉन्गर होंगी। तो मतलब अब देखो यहां से जैसे मैं ग्राफ देखता हूं, मुझे क्या दिखता है, बार प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो मुझे याद आता है कि प्रेशर वर्सेस जो मोल फ्रैक्शन ग्राफ था वो रॉस लॉ में हमने पढ़ा था। रॉस लॉ ने बनाया था कि ऐसा कुछ ग्राफ था, आपको याद होगा, रॉस लॉ भी ऐसा ग्राफ पढ़ते हैं आप सब लोग। ऐसा कुछ ग्राफ होता है, ऐसा कुछ ग्राफ होता है। आपको लगता है यहाँ पे वेपर प्रेशर है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होती थी, है ना। तो ये जो ग्राफ है और ये ग्राफ है वहीं से है, बस उन्होंने क्या, उन्होंने पूरा नहीं बनाया होगा, उन्होंने किसी एक के बारे में बात की है, यहां से यहां तक की बात की है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता, ऐसे स्ट्रेट लाइन होता, तो ये आइडियल केस था, तो हमने पकड़ लिया। क्यों, आइडियल लाइन से ऊपर है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ है। तो बात सिंपल है। सबसे पहले जो कंसेप्ट मिला हमें वो है पॉजिटिव डेविएशन है यहाँ पे, पॉजिटिव डेविएशन। जैसे पॉजिटिव डेविएशन में दिमाग में आती है, तो मुझे पता है कि आपका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सॉल्यूशन का ज्यादा, तो वहां पे क्या होगा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो वीक होंगी। तो सिंपल सी बात है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन एल एंड एम आर वीकर। ठीक है जी, वीकर देन इन प्योर लिक्विड्स, इन प्योर लिक्विड्स। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कहता है कि जो एल और एम मतलब प्योर लिक्विड्स में वो स्ट्रॉन्गर होंगी। तो ये देखो, ये जो मैंने लिखा है और ये सेम ही तो है, बस उन्होंने अपनी लैंग्वेज को चेंज किया हुआ है। हाँ भाई, जो एल होंगी और एम में होंगी प्योर लिक्विड्स में, वो स्ट्रॉन्गर होंगी। ठीक है, वही तो लिखा उन्होंने। यहाँ पे लिखा है वो वीक होगी, एल जो इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन एल एंड एम वो वीकर होंगी। वहां पे क्या कह रहे हैं वो, कि प्योर लिक्विड, उल्टा बोल दो इस बात को, आप उल्टा समझ सकते हैं सिंपल। उन्होंने लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई हुई है और कुछ नहीं है, और यही जेईई पास करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पता चला कि आपकी जो एल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो वीकर होंगी। वीकर होंगी तो स्ट्रॉन्गर कौन सी, एल और एम वाली। ठीक है जी, जो आपकी प्योर लिक्विड्स में है वो क्या होंगी, स्ट्रॉन्गर। तो ऑप्शन ए सही है, आपका ऑप्शन ए सही है। फिर बी पे चलो, बी क्या कहता, द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम। रुक जाओ थोड़ी देर, कहता पॉइंट दैट रिप्रेजेंट करेगा वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड एम का,
जैसे ही मैं यहाँ पे तो पढ़ूंगा तो मैं पॉइंट जेड है कहाँ यहाँ पे, तो क्या ये वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड एम का रिप्रेजेंट कर रहा है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्सएल 1 है, यहाँ पे 0 एक्सएल, तो मतलब सिर्फ कौन पड़ा है, एल ही पड़ा है, प्योर एल है, प्योर एल है तो वेपर प्रेशर किसका होगा जी, इसका मतलब प्योर अगर एल पड़ा है तो वेपर प्रेशर एल का ही होगा, लेकिन वो क्या करेंगे एम का, नहीं ये गलत हो गया। फिर सी पॉइंट यहीं तक आता है, द पॉइंट्स दैट रिप्रेजेंट वेपर प्योर लिक्विड एम, हम एकदम से गलत कर देंगे क्योंकि लिक्विड एम का ही नहीं है वो पॉइंट जेड। एक बात और सिखाता हूँ लास्ट में जाते हुए, यहाँ पे वो कहता है एंड रॉड्स लॉ इज ओबेड व्हेन एक्सेल अप्रोचेस टू जीरो, तो बात है ही नहीं, लेकिन आप सी पार्ट में आइएगा कि रॉड्स लॉ इज ओबेड व्हेन एक्सेल 0 टू एक्सेल इक्वल टू 1। ध्यान से देखो, कहता रॉड्स लॉ ओबे होगा जब आपके एक्सेल की जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 से 1 जाएगी। तो हमें क्या लगता है कि इसका आप कोई भी मोल फ्रैक्शन रख लो एक्सेल की, आपका रॉड्स लॉ ओबेड है, ये तो भाई आइडियल केस हो गया ना, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन यही है कि वो रॉड्स लॉ ओबे करते हैं ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसीडरेशन। तो इसका मतलब गलत है क्योंकि हम तो पॉजिटिव डिविएशन पढ़ रहे हैं जी, ग्राफ तो पॉजिटिव डिविएशन का है, तो ये गलत हो गया अगेन सी। फिर कहता द पॉइंट्स दैट रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम, क्या प्योर लिक्विड एम का है जी, जहां से देखिएगा यहां पे मेरे ख्याल से जो प्योर लिक्विड एम है मैं इसको एल करता हूं, मुझे एम 3 बार नहीं आ सकता, ये मेरे ख्याल से मैंने एक गलती की, यहां पे एन होगा, ठीक है। पॉइंट्स दैट रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एल, बिल्कुल सही है, प्योर लिक्विड एल का ही है पॉइंट जेड। और बाद में कहता रॉड्स लॉ ओबे होगा जब एक्सेल अप्रोचेस टू 1, बिल्कुल सही बात है, रॉड्स लॉ ओबे कर रहा है, तो ऑप्शन डी सही है। तो हमारे पास दो ऑप्शन सही होंगे यहाँ पे, एक ए और एक बी, डी वाला। यहां से एक बात और चेक करो कि जो ये पैराग्राफ लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, इनको देख के बच्चे डर जाते हैं पहले से कि पता नहीं क्या लिखा होगा। देखो इतना कुछ बड़ा लिखा था, हमें सिर्फ ग्राफ को चेक करना है, ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन का शो कर रहा है, उसके बाद आपको ये भी पता होना, देखो उन्होंने एक्सेल दिया था यहाँ पे, पर लेकिन बोला किसके लिए है कि मोल फ्रैक्शन m के इंगेज किया गया, तो इसका मतलब m के इंगेज किया गया तो मतलब 1 से 0 कौन वेरी कर रहा है, मतलब इस तरफ कौन जा रहा है, xm जा रहा है, तो ये बहुत ख्याल रखिएगा ताकि हम इन वैल्यूज को लिख पाएं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आप ये समझ लें कि एक्सेल यहाँ पे 1 होगा, नहीं जी नहीं, उन्होंने पहले बोल दिया कि मोल फ्रैक्शन जो m की है और वेपर प्रेशर इनके इंगेज किया गया है। कहीं आप ये मत समझ बैठे कि एक्सेल यहाँ पे 1 होगा यहाँ पे 0, नहीं, जब बोल दिया कि इंगेज m xm मोल फ्रैक्शन m की है तो xm 1 होगा यहाँ पे, xm यहाँ पे 0 होगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, वहां पे लैंग्वेज को पकड़िएगा कि वो बोल क्या रही है, अगर आपको लैंग्वेज पकड़नी आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, और अपने कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट कोई चेंज नहीं है, बस आपको एप्लीकेबल करना है कि अप्लाई कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं इनमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, बस आपको पॉइंट जेड का देखो, ये तो ऑप्शन बी और सी तो पहले ही गलत हो जाएंगे, क्यों, पॉइंट जेड वो प्योर लिक्विड एम का बोल रहा है जबकि वो है ही नहीं, वो तो प्योर लिक्विड एल का है, ठीक है। और वो पॉइंट तो आपको पता होगा, पॉजिटिव डेविएशन आपको बता ही देगी जब आप पकड़ेंगे क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने डरना नहीं है, आराम से काम होकर बिल्कुल ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ना है, चाहे वो जितना मुझे लेंथी क्वेश्चन हो, जितना लेंथी होगा उतना आसान होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों मेरे पास, ये क्वेश्चन जो आया था ये आपको 2017 में था, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2018 में है, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप है। न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन होते हैं और इंटीजर टाइप दोनों फर्क होता है। न्यूमेरिकल टाइप का क्या मतलब होता है, आपका कोई भी चाहे इंटीजर आ रहा है चाहे आपको कोई भी फ्रैक्शन आ रही है वो आपको लिखना होता है, ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप होगा। याद रखिएगा क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन को पढ़ कैसे रहे, क्वेश्चन को रीड अच्छे से करिएगा, डरना बिल्कुल भी नहीं है। चलो आगे चलते, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है, एडवांस 2018 क्वेश्चन है जेई का, न्यूमेरिकल टाइप है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन।
यहाँ पे मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल टाइप में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती जे एडवांस में, जहाँ तक मुझे लग रहा है कहीं अगर नया पैटर्न आया हो एक बार चेक करना पड़ेगा इसमें। न्यूमेरिकल टाइप में जहाँ तक मुझे पता है कि न्यूमेरिकल टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं बच्चे। कहता लिक्विड A and B, liquid A and B form ideal solution over the entire range of concentration। फिर कहता at temperature capital T equimolar binary solution of liquid A and B has vapor pressure of 45 torr, full stop, at the same temperature. A new solution of A and B having more fraction XA and XB respectively has vapor pressure of 22.5 torr, value of XA upon XB in the new solution is fill the blanks। यहाँ पे एक बात और दी थी ब्रैकेट में, कहता वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A is 20 torr at temperature T, at temperature capital T। ये आपको क्वेश्चन गिवन था। तो पहले हमेशा वही बात, स्टार्ट कैसे करना है, रीड करना है बिल्कुल आराम से ध्यान से। लिक्विड A and B फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं जी, और द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट टेंपरेचर T equimolar binary solution of liquid A and B has vapor pressure of 45 torr। तो मतलब जो केस पहला मतलब या ओल्ड सॉल्यूशन बोल दो, कहता है कि वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो है 45 टॉर, और ये इक्विमोलर है, तो मतलब जो मोल फ्रैक्शन होगी या नंबर ऑफ मोल्स बोल दो, है ना, मोल फ्रैक्शन की बात, तो इक्विमोलर का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेम है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na इक्वल टू Nb हो गया जी, ठीक है। फिर एट द सेम टेम्परेचर अ न्यू सॉल्यूशन, मतलब एक और नया सॉल्यूशन है दूसरे वाला ऑफ A और B का ही, हैविंग मोल फ्रैक्शन XA और XB रिस्पेक्टिवली। आपकी बात जो मोल फ्रैक्शन है वो XA और XB है, ये सेकंड केस हो गया, XA एंड XB हो गया। हैव वेपर प्रेशर ऑफ 22.5 टॉर, यहां पे जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है 22.5 टॉर है, ठीक है जी। उसके बाद वैल्यू ऑफ XA अपॉन XB न्यू सॉल्यूशन में क्या होगी, मतलब वो हमसे ये पूछ रहा है कि XA डिवाइड बाय XB रेशियो बता दीजिए क्या होगी। और लास्ट में कहा गया कि जो प्योर A है उसका जो वेपर प्रेशर लिक्विड का वो 20 टॉर है, ठीक है जी, इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने बोला आइडियल सॉल्यूशन, तो रॉस लॉ लगा देंगे, केस 1 पे लगाएंगे रॉस लॉ। क्या कहता, पी सॉल्यूशन किसके इक्वल, फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा जी, PA डिग्री XA प्लस PB डिग्री XB, ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा इस पे। अप्लाई होगा तो पहले केस के लिए अप्लाई करो, क्या आएगा
45 इज इक्वल टू पी ए डिग्री पता है 20, क्या एक्स ए पता है पहले के लिए, एक्स ए क्या होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, अब एन ए और एन बी तो सेम है जी, तो एक्स ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, एक्स ए क्या आना चाहता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो मतलब अगर आप एन बी को एन ए इक्वल करेंगे 1/2 आ जाएगा, इक्विमोलर है 1/2 प्लस पी बी डिग्री नहीं पता ये 1/2, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। फिर सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस कहता पी सॉल्यूशन यही होगा, लेकिन पी सॉल्यूशन कितना है आपका 22.5 टॉर इक्वल्स टू पी ए डिग्री अगेन 20 ही रहेगा वो तो, मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, पी बी डिग्री वही है, और जो मोल फ्रैक्शन है वो एक्स बी है बच्चे, ये हमारा सेकंड हो गया। पूछा क्या है एक्स ए अपॉन एक्स बी, देखो यहाँ पे एक चीज है, मुझे पी बी डिग्री के बारे में कुछ जानकारी नहीं है और एक्स एक्स के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अगर मैं क्या करूँ, इस पी बी डिग्री को हटा दूँ, इस पी बी डिग्री की वैल्यू मुझे फर्स्ट से मिल जाएगी, यहाँ से पी बी डिग्री पुट कर दूंगा, मुझे एक्स और एक्स बी में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है जी, तो पी बी डिग्री को पुट करो, पी बी डिग्री क्या आ रहा है जी पहली इक्वेशन से, देखो पी बी डिग्री क्या आ रहा है जी, ये 10 आ जाएगा, 45 माइनस 10 कितना आ गया 35, 35 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 70 टॉर आ जाएगा मेरे ख्याल से। एक कैलकुलेशन चेक कर लीजिए कि कोई गलत ना हो, 45 माइनस 10 35 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है जी। पीबी डिग्री को पुट कीजिएगा यहाँ पे 70 सेकंड इक्वेशन में, 22.5 इक्वल टू 20 एक्स ए प्लस 70 एक्स बी, ये आ गई थर्ड इक्वेशन हमारी। अब मुझे चाहिए रेशो, अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश भी करता हूँ तो कुछ मिलता नहीं, क्योंकि एक्स ए और एक्स बी नहीं मिलने वाला, अगर मैं डिवाइड भी कर दूँ तो यहाँ पे दिमाग में क्या आता है कि एक्स ए और एक्स बी में एक रिलेशन और होता है, जो हमें पढ़ाया जाता है जब मोल फ्रैक्शन हमें कराई जाती है, हमें कराया जाता है, कहा जाता है कि आप चाहे 2 कंपोनेंट को डिसॉल्व करें चाहे 3 को, उन सब का जो मोल फ्रैक्शन सम होगा वो 1 के इक्वल होगा। कहने का मतलब हमें एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 ये पता होना चाहिए। यहाँ पे गिवन नहीं है जी, यहाँ पे आपको दिमाग चलना चाहिए ये कि जो मोल फ्रैक्शन होती है उसका सम इक्वल टू 1 होता है किसी भी सॉल्यूशन में, तो हमें मिल गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको पता है करना क्या है जी, अगर आपको एक्स ए निकालना है पहले एक्स ए निकाल लो, फिर एक्स बी निकाल लो, और फिर उसके बाद क्या करो दोनों रेशो ले लो, या वो नहीं है पहले, वैसे मैं तो यही करूंगा कि एक्स ए एक्स बी निकाल लूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी इक्वेशन को, या फिर कुछ और करें तो ज़रा आसान हो जाए। अगर मैं कहूँ कि मुझे एक्स बी से डिवाइड करना है पूरे को, तो फिर वो भी बात नहीं बनेगी ना, तो जो इसको सीधा ही करते हैं तो आप एक्स और एक्स बी निकाल लो पहले, तो एक्स ए निकाल लेते हैं यहाँ से, पहले इसको 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा पहले जी, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, 70 माइनस 20 कितना होता है जी 50 एक्स बी, दिस शुड बी इक्वल्स टू 22.5 माइनस 20 कितना हो जाएगा 2.5, ये हमारा एक्स बी आ गया जी 2.5 डिवाइड बाय 50। जैसे एक्स बी आएगा जो हमारी इक्वेशन होती है एक्स ए प्लस एक्स बी वाली वो निकाल देंगे जरा, ये आप चेक कर लो कितना आएगा जरा, 2.5 डिवाइड बाय 50 कितना आता है जी यहाँ से 50, ये 20 आ गया 1/20, तो इधर 0.05 आ जाएगा मेरे ख्याल से ना 0.05। जैसे ही हमारा एक्स बी 0.05 आता है तो एक्स ए कितना आएगा, एक्स ए हमारा आएगा जी 1 माइनस 0.05 0.95 आ जाएगा। तो हमारी जो रेशो है, रेशो क्या आ रही है 0.95 अपॉन 0.05, तो आपके सामने आपका आंसर है, मेरे ख्याल से कितना आएगा ये चेक कर लीजिएगा एक बार, आप सब लोग एक बार चेक करें कितना आ रहा है ये, बताओ जल्दी से आंसर कितना आ रहा है। देखो ये तो नहीं आ रहा, वैसे तो इतना आसान तो हो गया, तो अब तो क्या रहेगा 19 आएगा और कितना आएगा, क्या सही नहीं है, देखो एक बार मेरे ख्याल से यही है
तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज़ थी इस क्वेश्चन में, वो अगेन आपकी वो चाहता है कि आपको थोड़ा मैनिपुलेशन करना आता है कि नहीं आता। सिंपल वही चीज़, दो केस दिए थे, दो इक्वेशन बनी, पर लेकिन क्या था, पीवीडी नहीं था, तो पीवीडी निकाल सीधा यहाँ पे पुट करो। फिर आपको अटक जाते हैं यहाँ पे आगे कि एक्स और एक्स में हमें एक ही इक्वेशन पता, लेकिन आपको जो एक और है वो पता होती है, वो याद रखिएगा, वो ये होती है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो वहीं से मैंने ये क्वेश्चन दोबारा से किया है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने वो गिवन नहीं कहेंगे कि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 है, तो आपको पढ़ाई ही जाता है पहले स्टार्टिंग में कि जो मोल फ्रैक्शन होती है जी, वो क्या होता है। अगर बाइनरी कंपोनेंट है, चाहे बाइनरी हो, चाहे आपके 3 हो, चाहे 4 हो, उन सबकी मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, वो नहीं भूलना कभी, ये याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। ये आसान था क्वेश्चन, बस मैनिपुलेशन कर दी थी, आंसर आ जाना था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2018 एडवांस में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए वो थोड़ा सा लेंथी है, लिखने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, मैं इसको आपको लास्ट में जाते हुए कराऊंगा। पहले एक क्वेश्चन और तो लेते हैं 2019 वाला। एडवांस 2018 में एक क्वेश्चन और आया बच्चे, उसको वो थोड़ा सा लंबा है, लेंथी है, लिखने में टाइम लगेगा, तो मैं बाद में कराऊंगा जाते हुए लास्ट में, ठीक है। तो 2019 का क्वेश्चन करते हैं पहले। टू 2019 जी एडवांस में आया हुआ है क्वेश्चन आपको, जी एडवांस 2019 क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। कहता है ऑन डिसॉल्विंग 0.5 ग्राम of a non-volatile non-ionic solute to 39 gram of benzene its vapor pressure decreases from 650 mmHg to 640 mmHg. Full stop. The depression of freezing point of benzene upon addition is, कहता the depression in freezing point of benzene in Kelvin upon addition of solute is, वो कितना होगा जी। आपको मोलर मास जो है बेंजीन का मेरे बच्चे वो गिवन था, बेंजीन का जो मोलर मास है वो गिवन था आपको, इट्स 78 ग्राम मोल इनवर्स। एक चीज और गिवन होगी, जो बेंजीन है वो आपका क्या है, सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट की केएफ गिवन होता है, केएफ या केबी सॉल्वेंट का ही होता है, मैं आपको बता चुका हूं, केबी और केएफ जो होता है वो सॉल्वेंट का ही होता है, ठीक है, वो सॉलिड का नहीं होता, सॉल्वेंट। इसकी वैल्यू गिवन है मेरे बच्चों आपको 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स। यूनिट्स का खास ध्यान रखें, यूनिट्स क्या होती हैं इनकी, डायरेक्ट पूछ जाते हैं जेईई मेंस में। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन को वही हमारा पुराना तरीका, सेम तरीका अपनाएंगे, क्वेश्चन को पहले पढ़ो। ऑन डिसॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन आयनिक, बहुत अच्छी बात है जी, नॉन आयनिक बोल दिया, क्यों, जो नॉन आयनिक बोल दिया मतलब क्या है, क्या इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो वेंटो फैक्टर 1 पहले से पता चल गया कि पहले तो उसका मास का चला, गिवन मास, जो गिवन मास है आपके सोल्यूट का, गिवन मास कितना है सोल्यूट का 0.5 ग्राम, वेंटो फैक्टर 1 है, नॉन आयनिक है, 239 ग्राम ऑफ बेंजीन, मास ऑफ सॉल्वेंट, जो आपका गिवन मास है सॉल्वेंट, गिवन मास इज 39 ग्राम, 39 ग्राम बेंजीन का मास है जी,
इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। किसका? इसका मतलब बेंजीन की बात कर रहा है, कहता उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया फ्रॉम 650 टू 640, मतलब पहले 650 था। 650 किसका? बेंजीन, मतलब प्योर का बात कर रहा है जी। जो प्योर बेंजीन है, मतलब जो P डिग्री बेंजीन हुई उसका 650 था और कितना चला गया? 640 चला गया। मतलब जो उसमें सोल्यूट ऐड किया, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 640 mmHg। ये इंफॉर्मेशन होगी। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इन केल्विन अपॉन एडिशन। डिप्रेशन पूछा फ्रीजिंग पॉइंट में, मतलब डेल्टा टीएफ निकालना चाहिए आपने। यू हैव टू फाइंड द डेल्टा एफ। केएफ गिवन है, सब कुछ गिवन है। सीधा क्वेश्चन में चल रहा है कि आपका डेल्टा टीएफ से आया है, तो मैं डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है जी? IKFM। सब दिख रहा है हमें। डेल्टा टीएफ क्या है? डेल्टा टीएफ क्या होगा जी? टीएफ डिग्री माइनस टीएफ होगा। टीएफ डिग्री माइनस टीएफ I1 है। केएफ की वैल्यू गिवन है 5.12। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। क्या सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पता है? गिवन मास सोल्यूट का कहां पे है? ये है डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास तो बेंजीन का है, हमारे पास मोलर मास नहीं है जी। किसका? सोल्यूट का। तो निकाले कहीं और से, देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आएंगे। यहां से मैं m को ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि ये मेरा इंटरमीडिएट पैरामीटर है। अभी हम चलते हैं, जो इंफॉर्मेशन और गिवन है, कहता है ये गिवन है, तो ये रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर लगा देंगे फॉर्मूला कि P डिग्री माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P डिग्री IX सोल्यूट। जब भी फॉर्मूला लगेगा तो क्या दिख रहा है हमें? P डिग्री वैल्यू पुट कीजिए 650, 640 कितना आएगा? 10 डिवाइड बाय P डिग्री अगेन 650। I1 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं जी? उसका गिवन मास डिवाइड मोलर में। गिवन मास कितना है बेंजीन का? बेंजीन का मास हाँ जी ये है 39/78 मोलर मास। 39/78, 39/78 जो पता है, हमें पता है 39 टू सा कितना होता है जी? 78, तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल पाएंगे? बिल्कुल निकल लेंगे। कैसे निकलेंगे देखो, इसको आप ये पर थोड़ा सा कैलकुलेट करिए। 65 उधर चला जाएगा तो पूरी की पूरी टर्म इधर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो 1 में आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 65 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे। सिंपल, आपको कैलकुलेशन ही है आपकी मेरे ख्याल से। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आएंगे आपके, वो यहां से निकल सकते हैं। ठीक है जी, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकलेंगे यहां से दिख रहा है हमें, ये कितना आएगा? 64 आ जाएगा मेरे ख्याल से ना। इधर ये आ जाएगा 64 एन सोल्यूट 1/2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो आ गए 1/28। जो नेक्स्ट होगा, हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है जी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ जी? मैं आगे कर रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा सा मैं स्क्रॉल अप करने जा रहा हूँ बच्चे। यहां से देखिएगा, यहां पे हमारे पास टीएफ डिग्री बेंजीन का क्या टीएफ डिग्री हमारे पास है? उन्होंने क्या पूछा था हमसे? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ ही पूछा था जी, टीएफ की जरूरत नहीं है, डेल्टा टीएफ ही पूछा है। I1 5.12 मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किया आगे जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कहां पे? 39 ग्राम में है, तो 1000 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डेल्टा टीएफ आ जाएगा आपका। उन्होंने कहा है केल्विन में पूछना है। अब यहाँ पे कई बार आप कहेंगे सर ये केल्विन में ही आएगा सर, ये डिग्री सेल्सियस में नहीं आएगा, याद रखिएगा इसके बारे में। और ये डेल्टा टीएफ जो आएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1.009 आएगा, जिसको अप्रोक्सीमेटली मैं 1 केल्विन भी कहूंगा। ठीक है जी, इसका जो ऑप्शन था वहां पे, अब देखो ये न्यूमेरिकल टाइप है ना,
इंटीजर टाइप तो है नहीं, तो न्यूमेरिकल टाइप है तो मैं इसको 1 तो नहीं लिखने वाला, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करती है वहां पे। ये 1.009 आएगा तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली कहूंगा 1.01, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपका राउंड ऑफ हो सकता है। ये बात याद रखिएगा जी एडवांस में। इसका आंसर 1 मत कर देना, वहां पे गलत कर देंगे वो, क्योंकि 1.009 है तो हम 1.01 लिखेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है जी, वहां पे बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करनी जब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएगा, आपको शॉर्टकट नहीं लगाने। आगे चलते जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये सबको समझ आया होगा मेरे बच्चों, आसान था क्वेश्चन, बस लैंग्वेज पकड़ना। देखो जी एडवांस के क्वेश्चंस की लैंग्वेज पकड़ना, बाकी कुछ भी नहीं है, उनकी लैंग्वेज पकड़ना है। आपने जो तरीका मैंने बताया है, जो आपके सामने है, उसको लिखो, किस फॉर्मूला से मैं उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ वो लिखो, फिर देखो कोई मुझे इंटरमीडिएट पैरामीटर है या नहीं है, उसको गिवन इन्फॉर्मेशन से निकालो, बस इतनी सी बात है। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है मेरे बच्चों, क्वेश्चन है द मोल, ये जो क्वेश्चन आया था ये भी बता देते हैं आपको। ये क्वेश्चन जी एडवांस 2019 का है, जी 2019 में एडवांस क्वेश्चन था, ये एडवांस में आया था। कहता था मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया in aqueous urea solution, containing 90 gram, 900 gram of water is 0.05, full stop. If the density of the solution is 1.2 gram per centimeter cube, the molarity of urea solution is, ये क्वेश्चन था जी आपका। अगेन वही तरीका, पहले पढ़ेंगे आराम से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से पढ़ो। क्या कहता, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वास मतलब वाटर हो गया, एक्वास यूरिया सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर इज दिस वन। तो लिख लो पहले, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया की यही होगी मेरे बच्चे, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या है 0.05 है जी, कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर। तो गिवन मास सॉल्वेंट का आपके पास आ गया 900 ग्राम। दिया रखेगा, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन यूरिया की पता है तो मोल फ्रैक्शन दूसरे कंपोनेंट वाटर की भी मुझे पता है, ये बात रखेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो इनका आंसर आएगा उन दोनों का सम शुड इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो 1 - 0.05 कमिंग आउट टू 0.95, ये बोले मत कभी, इतना ही आगे चेक कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं, इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी किसकी, सॉल्यूशन की जी, तो मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो मोलैरिटी बताए सॉल्यूशन की, तो मोलैरिटी क्या होती है पहले पता कर लेते हैं। मोलैरिटी यूरिया की क्या होती, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया मतलब सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में तो ठीक है, अगर ml मिलीलीटर में आए तो 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो मुझे देखो क्या गिवन है, क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाल सकता हूँ, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास है क्या मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं है, तो करें तो क्या करें, है ना। मुझे यूरिया की क्या गिवन है, मोल फ्रैक्शन गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, मुझे डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की। तो यहां से चले कैसे,
सोचो। क्या लगता है क्या होगा? मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मैं पहले सबसे पहले यहाँ पे मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए किसके पास? डेंसिटी के पास। जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, अगर मैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखता हूं तो मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी हमें पता है 1.2 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन पता है? देखो मास ऑफ सॉल्यूशन किसके थ्रू होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। वन 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट पता है? मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट तो पता है। क्या मुझे मास ऑफ सोल्यूट पता है? नहीं पता मास ऑफ सोल्यूट। कोई फॉर्मूला होता होगा जी मास ऑफ सोल्यूट का, देख लो। अगर क्या हमें मोल, देखो हमें मोल फ्रैक्शन पता है, वाटर की भी मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो कुछ ना कुछ बनेगा ना यहाँ से। देखो मोल फ्रैक्शन जो यूरिया की होगी वो 0.05 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस वाटर, यही आएगा। मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता है। कैसे पता है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, दैट इज जो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हैं वो 900 डिवाइड बाय 18 हो गए। तो ऐसा आप सबको पता है कितना आएगा इसका। यहां से हमें पता चुका है कि NU यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया ऑन प्लस 900 डिवाइड बाय 18, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहां से हमारे पास मुझे जो कैलकुलेशन करके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आ जाएंगे। जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आएंगे वो आप चेक कर सकते हैं। आपके कितने आए हैं मैं आपको बता देता हूं, मेरे कितने आए हैं। 2.63 आए थे मेरे, 2.63, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन होगी तो 2.63 आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आ जाएंगे। जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आएंगे मेरी एक चीज तो क्लियर कट होगी यहाँ से, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिख रहा है हमें, यहाँ से क्लियर कट होगी। क्या मास ऑफ सॉल्वेंट पता है किसी को? पता है कि 900 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं कैसे? गिवन मास ही है, तो ये गिवन मास है ना, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है यूरिया के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या होता है? गिवन मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया का जो मोलर मास होता है जी वो 60 होता है, पता होना चाहिए। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2.63, दिस इज द गिवन मास ऑफ सोल्यूट। 2.63 into 60 मोलर मास ऑफ यूरिया। तो मास ऑफ सोल्यूट आ गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ से हमें हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी। यहाँ से 900 ग्राम, यहाँ पे 2.63 into 60 करेंगे, आपका भी आंसर आ जाएगा मास ऑफ यूरिया आ जाएगा बच्चे यहाँ से, ठीक है। आप कर सकते हैं, मेरे ख्याल से बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे पुट कीजिएगा सोल्यूट का मास, यहाँ पे सॉल्वेंट का मास 900 ग्राम। ये ग्राम में आ रहा है जी, याद रखिएगा ये ग्राम में आ रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से जो निकलेगी मेरे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकलेगी, वो निकलने जा रही है मेरे पास 900 सॉल्वेंट का है और 2.63 into 60 होल डिवाइड बाय 1.2। अब देखो ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है, क्योंकि वो 1.2 ग्राम कैसे नोट हो जाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी हमारी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आ गए, पर लेकिन आ गया लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का आपको पता है क्या रिलेशन होता है? क्या 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है? बता सकता है कोई? आपको रिलेशन पता होना चाहिए, कोई रट्टा नहीं। 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। डेसी का मतलब क्या होता है जी? 1/10। इसको चेंज करें, 1/10 का मतलब क्यूब हुआ है, तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, तो 10 की पावर 2 का पावर 3 कर दीजिएगा, तो 6, तो 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं 1 लीटर में। आसान है ना। तो 1 लीटर हमें लीटर में वहां पे क्या दिया है? सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको सिंपल का चल रहा है कि जैसे ही आप वो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया हमें पता है कि कितने हैं, 2.6। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया 2.63 हैं
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस वन है। इसको कैलकुलेट करके जो मेरे पास आंसर था मेरे बच्चे, उसकी बात वो है 881.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरे पास आंसर आया था। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 881.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1000 मीटर होगा जी, याद रखेंगे। क्यों होगा मैं आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर जो आएगा 2.98 आएगा, इसका आंसर 2.98 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये हमारी मोलारिटी आ गई, ये इसका आंसर था यहाँ पे। ठीक है जी, और ये आपका मेरे ख्याल से MC क्यों था, आपका सिंगल पैट था ये, वहां पे ऑप्शन होगा ये आपका आपका में कोई। ठीक है जी, देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मोलैरिटी पे क्वेश्चन तो हमेशा बढ़िया आता है, जब भी एडवांस में आता है मोलैरिटी या मोलैरिटी पे क्वेश्चन आएगा बहुत बढ़िया आएगा। आपको बस अपनी जो बेसिक्स हैं वो नहीं भूलने की, किससे क्या निकलता है। ठीक है, हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी, हमें क्या मोलैरिटी निकालनी है, उसका मैंने क्या लिखा फॉर्मूला, मेरे पास क्या चीजें हैं, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया है, नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, नहीं। जैसे ही मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिखता है, मुझे पता डेंसिटी गिवन है, तो मैं पहले से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखूंगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएगी। तो लेकिन क्या मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मुझे पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास होगा, लिख लिया मैंने। आप देखते हैं कि सॉल्वेंट का तो पता है जी हमें, गिवन है, लेकिन सोल्यूट का गिवन नहीं है। तो सोल्यूट का गिवन नहीं है, उसके लिए हमें क्या गिवन है जी, मोल फ्रैक्शन जो उसको यूज करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, वहां से आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया मिलेंगे। जैसे नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशंस है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। आपका तरीका क्या होता है, तरीका वही है जो मैंने आपको एक सबसे पहली वीडियो में अपने बताया हुआ है कि हाउ टू टैकल दी IIT JEE एडवांस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।